मध्य प्रदेश के उमरिया के एक अस्पताल में क्वारंटीन मरीजों को भरपेट खाना तक मैसर न होने की शिकायतें सामने आई हैं। जबकि हैरानी की बात यह है कि इसी अस्पताल के स्टाफ के डांस और मस्ती का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस अस्पताल में मरीजों को कैसा और कितना खाना दिया जा रहा है, पहले आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। ये है पाली क्वारंटाइन सेंटर का खाना जो ICS से आज दिया गया है। ये देखिए 3 रोटी दी गई हैं, 3 रोटी जिसमें से पेट न भरे। ये सब्जी दी गई है, ये एक, और ये देखिए ये इतना सा चावल दिया गया है। इसमें से किसका पेट भर जाएगा आप बताइए। दरअसल ICH यानी इंडियन कॉफी हाउस को इस हॉस्पिटल में खाने का टेंडर दिया गया है, लेकिन इस खाने की मात्रा इतनी कम है कि मरीजों का पेट तक नहीं भर पा रहा। पाली हॉस्पिटल में ICH इंडियन कॉफी हाउस को टेंडर दिया गया है, जो कि वहाँ से इस तरह का खाना आज आया है। 3 रोटियाँ आई हैं, ये पानी जैसे दाल आई है, ये इतने चावल आए हैं, ये देखिए आधा पापड़ आया है, ये पता नहीं पानी जैसे क्या है, ये सब्जी आई है इतनी सी, और ये दूध दिए हैं और बोलते हैं खीर है। ये दूध जैसे खीर है। आप बताइए इसमें से कोई इंसान का पेट भर जाएगा क्या? देना है तो सही खाना दीजिए, नहीं देना है तो हमें रिलीव कर दीजिए, हम अपने घर में जाके भरपेट खाना खा लेंगे। एक तरफ तो हॉस्पिटल में दिए जाने वाले खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी पर सवाल है, तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल स्टाफ के पार्टी करने के वीडियो सामने आते हैं और आरोप है कि मरीजों के खाने का पैसा इस तरह की पार्टियों में उड़ाया जा रहा है। ऐसे हालात में मरीज खुद ही वीडियो बनाकर सरकार से भरपेट खाना देने की गुहार लगा रहे हैं। खाना क्वांटिटी इतनी कम है कि आधा पेट भी नहीं भर पाएगा। तो मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि खाना की क्वालिटी बढ़ाएं और अच्छा खाना दें, ठीक है। और मैं अगर ऐसा नहीं सुधरा तो मैं आज अपने घर चला जाऊंगा। हालांकि इन आरोपों को नकारते हुए CMHO ने दावा किया है कि खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़िया हैं। नहीं, लापरवाहियां तो खैर नहीं है, लगातार लोग काम कर रहे हैं, दिन भर रात भर काम कर रहे हैं। तो वहीं जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अस्पताल में डांस के वायरल वीडियो में शामिल स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। वीडियो वायरल हुआ है वो याद हुआ है कि कोई नर्स रिटायर्ड हो रही थी, उसकी फेयरवेल पार्टी के पश्चात इस प्रकार का वीडियो बनाया गया और इस संबंध में जो भी दोषी हैं उन सबके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किए जा रहे हैं। खैर, कोरोना काल में उमरिया के इस अस्पताल का ही ऐसा हाल नहीं है, बल्कि कई अस्पतालों का स्टाफ भी अब लापरवाही पर उतर आया है। लेकिन प्रशासन ने जैसे आंखों पर पट्टी बांध रखी है। हालांकि जब मरीज इस तरह के वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटती है। उमरिया जैसा ही मामला बाड़मेर कोविड सेंटर से भी सामने आया है, जहां भर्ती मरीज कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल रहा। खाने में सिर्फ 3 रोटी दी जा रही है, वहीं मक्खी पड़ी हुई चाय उनको मिलती है। अब ये कोरोना सेंटर के हाल है, कोई अधिकारी सामने आना नहीं चाहता है। यहाँ बात करेंगे तो ये मुकदमा हमारे ऊपर कर देंगे। आप बोलो, आपको तकलीफ हो बोलो, भाई बोलो। खाने की व्यवस्था नहीं है साहब, और चाय ठंडी आती है, उसमें मक्खियाँ पड़ी हुई। और आप बोलो भैया। खाना कम रहता है, केला देते हैं, सर्दी है, केला खिला रहा है सर्दी में। राजस्थान के चूरू में 80 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत के बाद PPE किट पहनकर डॉक्टरों ने उनके शव को कंधा दिया और फिर उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ होने पर जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई, जिसके बाद PPE किट पहनकर डॉक्टरों ने कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग के शव को कंधा दिया और अंतिम संस्कार करने निकल पड़े। बताया गया कि बुजुर्ग कई बीमारियों से पीड़ित थे, जिनकी जयपुर के निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। इसके बाद बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और निजी अस्पताल वालों ने बुजुर्ग के शव को परिजनों को सौंप दिया। लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा कि परिजनों की हिम्मत बुजुर्ग के शव के पास जाने की नहीं हुई, लिहाजा चूरू के डॉक्टर एहसान गौरी, डॉक्टर शशांक चौधरी, डॉक्टर इमरान गौरी, डॉक्टर कविता माहिज, किशन लाल और हरफूल सिंह शव को कंधा देकर कब्र तक ले गए। इसके बाद उनके शव को मिट्टी देकर सुपुर्द खाक कर दिया गया। 2 दिन पहले भी डॉक्टर एहसान गौरी और उनकी टीम ने एक लड़के का इसी तरह से अंतिम संस्कार किया था। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उनका
अंतिम संस्कार का पूरा कार्य यहाँ पे किया गया है। ये जो पेशेंट थे वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ग्रसित थे। चूरू के इस बुजुर्ग सहित हाल ही में कोरोना से 2 और मौतें हुई हैं, जिसके बाद अब तक जिले में 10 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है, जबकि 5 नए संक्रमित मिले हैं। लेकिन ये तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़े करने वाली हैं, क्योंकि शायद लोग कोरोना को हल्के में लेने लगे हैं। ऐसे में सावधानी ही कोरोना का बचाव है, लिहाजा हर वक्त आपकी मुस्तैदी ही आपको कोरोना से बचा सकती है, नहीं तो आपको और आपके परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कोरोना संकट के इस दौर में लोगों ने अलग अलग तरह की मुसीबतें झेली हैं और अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ा भी है। लेकिन यूपी के जौनपुर में कुछ नौजवानों ने महामारी के दौरान पैसा कमाने के लिए जो रास्ता अपनाया वो हैरान कर देने वाला है। पिछले कई दिनों से ये लड़के फर्जी किन्नर बनकर शादी ब्याह और दूसरे समारोह में बधाई वसूल रहे थे। जैसे ही इसकी भनक असली किन्नरों को लगी, उन्होंने मौके पर पहुंचकर 2 लड़कों को पकड़ लिया। कोरोना काल में ऐसी त्रासदी भी देखने को मिलेगी, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। इस दौर में रोजी रोटी का इंतजाम बेहद मुश्किल है, लेकिन पैसे कमाने के लिए किन्नर भी बना जा सकता है। ये आइडिया बस इन लड़कों के दिमाग में ही आया। फर्जी किन्नर बनके झटके से कुछ पैसे तो कमा लिए, लेकिन उसकी सजा भी इन्हें भरपूर मिली। जैसे एक यहाँ लट छोड़ देना, एक यहाँ लट छोड़ देना, हुआ यूं कि फर्जी किन्नर बने लड़कों को किन्नर समाज के लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसके बाद किन्नरों ने मारा भी और पब्लिक ने भी धुनाई कर दी। आगे भी वो ऐसी हरकत ना करें, इसीलिए उनको गंजा कर दिया गया। इन लड़कों ने माना कि वो फर्जी किन्नर बनकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे। आप किन्नर हैं? नहीं। कब से आप ये काम कर रही हैं? कौन के साथ 10 दिन से। असल में ये दोनों लड़के फर्जी किन्नर बनकर एक इलाके में बधाई लेने पहुंचे थे, लेकिन वहां इन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। इसके बाद गांव वालों ने इन्हें पकड़ लिया और इलाके के किन्नर समाज के प्रमुख को खबर दे दी। इसके बाद इलाके के लोगों के सामने ही इन्हें सजा दी गई। ये लोग जाके वहाँ बधाई बजा रहे थे और वो उस जजमान के घर वहाँ जा करके ये लोग तमाम तरीके की बदतैयाँ किए, बदतमीजी किए। वहाँ से फोन डायरेक्ट हमारे पास आया और इस बार जब मैं यहाँ से गई हूँ तो मैंने इन लोगों को देखा, मैंने इन लोगों को पकड़ा। यही सारी बातें लोगों की वजह से मैं बहुत बेहद परेशान हूँ। भीड़ ने अजीबोगरीब तरीके से इनके बाल मुंडवा दिए, फिर इन्हें बुरी तरह अपमानित करने के बाद छोड़ा गया। लेकिन किन्नर समाज की नाराजगी यहीं खत्म नहीं हुई। वो इस मामले को लेकर थाने तक पहुंचे और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। इन लोगों को, गिरोह को पकड़ा जाए, क्योंकि इन लोगों की वजह से किन्नर समाज जो बदनाम का जो शिकार हो रहा है ये ना होने पाए, क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जो लोग आदर सहित बुलाते हैं, जो लोग आदर सहित प्रणाम करते हैं, वो लोग यदि गलत नाम से यदि पुकारे या बुलावे या असभ्यनीय बातें करे, असभ्यता फैलाएं हमारे साथ, तो ये अच्छी बात नहीं है और ये सारा कुछ इन लोगों की वजह से होता है। आरोप है कि इस दौर में ऐसे कई लड़के फर्जी किन्नर बनकर कमाई कर रहे हैं और इनका एक गिरोह भी है। लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करके दोनों लड़कों को जाने दिया। शायद पुलिस वालों को कोरोना काल में लोगों की मजबूरियों का ख्याल आ गया हो। देश में कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन अभी तक बचाव ही इसका इलाज है। हालांकि जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, वैसे वैसे लोग अब लापरवाही भी बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा भी अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 36,94,878 हो गई है। राहत की बात यह है कि इनमें 28,40,040 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 7,88,781 मरीजों का अभी इलाज किया जा रहा है। संक्रमण के चलते अब तक 65,469 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में मरने वालों की संख्या भले ही बढ़ रही, लेकिन संक्रमण फैलाने के मुकाबले मृत्यु दर में लगातार गिरावट हो रही है। देश में मृत्यु दर अब 1.77% हो गई है। इसमें 3 दिनों के अंदर 0.22% की कमी देखी गई है। राज्यों के आंकड़ों के मुताबिक मृत्यु दर देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये 3.1% है। टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए बकाया एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दे दिया है। टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.6 लाख करोड़ रुपए बकाया है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में करीब 60 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर के जरिए हरदा, रायसेन, विदिशा समेत राज्य के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सेना ने एलओसी के पास कई आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया और वहां से बड़ी तादाद में हथियार और विस्फोटक बरामद किए।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कोडाकू जनजाति के एक बच्चे की भूख और कुपोषण से मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उनके लिए अनाज की व्यवस्था करवाई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 272 अंकों की बढ़त के साथ 38,900 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 82 अंक ऊपर चढ़कर 11,470 पर बंद हुआ। यूपी के गोंडा में एक दरोगा गुस्से में सड़क किनारे अंडे बेचने वाले से उलझ पड़ा, बल्कि उसके अंडे भी दरोगा ने फेंक दिए। दरोगा का आरोप है कि अंडे की दुकान चला रहा शख्स शराब बेच रहा था, लेकिन अंडे की दुकान लगाने वाले शख्स ने शराब बेचने से इनकार किया और पुलिस पर बेवजह उसके अंडे सड़क पर फेंकने का आरोप लगाने लगा, जिसके बाद दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर पुलिस वाले ने अंडा बेचने वाले को पीट दिया। तुम और वहाँ क्या कर रहे थे? हम अंडा बेच रहे हैं वहाँ, और क्या करेंगे बताइए? तो हम आपको क्या कहते जो अंडा फोड़ दिए? अरे तो हम दारू बेच रहे हैं, ये बताइए। तुम और क्या कर रहे थे? हाँ तो वो अंडा बेच रहे हैं कि दारू बेच रहे हैं? क्या कर रहे थे वहाँ पर, ये बताओ। अरे तो हम अंडा बेच रहे हैं ना। तुम और वहाँ क्या कर रहे थे? हम अंडा बेच रहे हैं वहाँ, और क्या करेंगे बताइए? देख लीजिए ये हमको मार रहे हैं। अंडे बेचने वाले के साथ कोतवाली में तैनात दरोगा भानु प्रताप सिंह की बदसलूकी और गाली गलौज का ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इतना ही नहीं, वो तस्वीरें भी सामने आईं जिनमें देखा गया कि किस तरह बिक्री के लिए रखे अंडे जमीन पर बिखरे पड़े हैं, जिन पर सवाल ये कि पुलिस ने उन लोगों पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं की जो वहां शराब बेच रहे थे। क्या उसे गरीब आदमी ही मिलता है जो ठेला लगाकर 2 वक्त की रोटी कमाने की जुगत में है? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था। दिल्ली के उनके आवास पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया। क्योंकि प्रणब दा कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लोधी रोड के शवदाह गृह में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार पीपीई किट पहने हुए थे। जिन करीबियों को अंदर जाने की इजाजत मिली थी, उनको शवदाह गृह के बाहर पीपीई किट पहनाया गया। कोरोना की वजह से आज ये तस्वीर जितनी कम लोगों के साथ दिख रही है, प्रणब मुखर्जी को चाहने वाले लोग बहुत हैं। मैं अभी बाहर खड़ा हुआ था तो बहुत सारे लोग आ रहे थे अंदर, वो चाहते थे कि अंतिम संस्कार वो भी करें, लेकिन कोरोना का अपना एक प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से उन्हें रोक दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ गेट से ये देखकर वापस लौट गए कि उन्हें भी शायद अंदर अंतिम संस्कार का मौका मिले, लेकिन जब नहीं मिला तो उन्हें वापस जाना पड़ा। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ही तमाम लोगों ने प्रणब दा को उनके आवास पर ही श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर के आगे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने भी प्रणब दा को श्रद्धांजलि दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों ने भी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख ने प्रणब दा को सभी को साथ लेकर चलने वाले नेता के तौर पर याद किया। एक भी क्षति करे बगैर सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा कंट्रीब्यूशन करना शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रणब दा की। सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी। जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा वो काम करते रहे। जब विपक्ष में रहे तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन को आम आदमी के लिए खोलना ये उनका बहुत बड़ा फैसला था। इतना सबके साथ सामान्य होकर घुलने मिलने वाले वो थे, लेकिन वो बहुत बड़े अनुभवी परिपक्व ऐसे चिंतक भी थे। उनके पास जानकारी भी थी। दीर्घ जीवन में अनुभवों के कारण उस जानकारी को पचाकर सद दिशा में उसका उपयोग करने वाला विवेक भी उनके पास था, और इसलिए हम जैसे लोगों के वो मार्गदर्शक बुजुर्ग थे। प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम दिल्ली में सेना अस्पताल में निधन हो गया था। ब्रेन से क्लॉटिंग हटाने के लिए उनकी सर्जरी की गई थी, लेकिन उसके बाद से ही उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। इस दौरान वो कोरोना से संक्रमित भी हो गए थे।
उनके निधन पर देश के आम लोगों और सियासी गलियारों में शोक की लहर है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। फाइटर प्लेन राफेल को अंबाला में तैनात किया गया है। अंबाला वो जगह है जहां से राफेल चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को धूल चटाने के लिए चंद मिनट में उड़ान भर सकता है। लेकिन इतने तगड़े फाइटर प्लेन राफेल को वहां उड़ने वाले कबूतरों से खतरा है, क्योंकि अंबाला में तैनात राफेल के नजदीक खूब सारे कबूतर उड़ते देखे गए, जो किसी भी वक्त हादसे का कारण बन सकते हैं। शायद आसमान में उड़ने वाले इन कबूतरों की वजह से ही एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने कबूतरों को राफेल के लिए खतरा बताया है और एक पत्र में अपनी चिंता जाहिर की, जिसमें एयरबेस के नजदीक उड़ने वाले पक्षियों और अंबाला के आसमान में उड़ने वाले कबूतरों की वजह से राफेल को नुकसान की आशंका जताई गई है। साथ ही लिखा कि जल्द से जल्द अंबाला एयरबेस के 10 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाले कबूतरों पर रोक लगाई जाए, ताकि राफेल के उड़ने में किसी भी तरह की समस्या न हो। एयर मार्शल ने यह पत्र 5 अगस्त को लिखा था, जिसके बाद ये चिट्ठी वायुसेना मुख्यालय से 17 अगस्त को डिस्पैच हुई और 28 अगस्त को अंबाला नगर निगम को इस मामले में कार्रवाई का निर्देश मिला, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए अंबाला नगर निगम ने नोटिस जारी कर एयरबेस के 10 किलोमीटर इलाके में कबूतर उड़ाने पर रोक लगा दी। राफेल एक काफी सेंसिटिव मामला है, तो वैसे तो व्यक्तियों को ये खुद ही सोचना चाहिए कि उनको जो भी उनके कबूतर पक्षी हैं वो यहाँ से थोड़ी दूरी पे 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे ले जाएं, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कबूतर पालने वाले भी देश हित के आगे कबूतरों को न आने देने की बात कहते दिखे। राफेल को देखते हुए जो कबूतर पालने वालों को नोटिस आए हैं, तो राफेल पहले हमारे लिए कबूतर ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर राफेल की सुरक्षा को देखते हुए हमें अपने कबूतर अंबाला से बाहर ले जाने पड़े तो हम इसमें कोई बुराई नहीं है, देश की सुरक्षा पहले। लिहाजा अंबाला में राफेल के 10 किलोमीटर के दायरे में अब परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग पैडलर ने खुलासा किया है कि वो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दोनों के संपर्क में था। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर